तो आइए आज हम सीखना शुरू करते हैं वेक्टर से। आज हम वेक्टर से सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बदतमीजी किए हुए शुरू करते हैं वेक्टर। अगर डायरेक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो दो प्रकार के टू टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी है विच रिक्वायर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। उसको डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, जैसे मास किस डायरेक्शन में उससे कोई लेना देना नहीं। टाइम किस डायरेक्शन में उससे कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर किस डायरेक्शन में कितना टेम्परेचर देना उससे कोई लेना देना नहीं। वॉल्यूम कोई मतलब ही नहीं डायरेक्शन से। डिस्टेंस कोई मतलब नहीं है। स्पीड, वर्क, पावर, ये सबको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसको डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलते आगे बढ़ते हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। और क्या करता है? लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी जैसे बात कर ले, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ ऑफ वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। उसमें सबसे पहले पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? सबसे पहले सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट वेक्टर इक्वल वेक्टर। इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, लेकिन ये करना है कि दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा एंटी पैरेलल वो 180 डिग्री होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। अपोजिट वेक्टर हम देखते हैं, या नेगेटिव वेक्टर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, तो एंगल क्या होगा? पाई रेडियन या 180 डिग्री। ये और किसके केस में होता है? ये एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में होता है। लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर में ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन अपोजिट वेक्टर में या नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं,
को इनिशियल वेक्टर, मतलब सेम जगह से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक। कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? कनकरेंट मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट, कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो, इसलिए उसको कनकरेंट वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, ठीक है। यूनिट वेक्टर थोड़ा इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी सबको ठीक है। तो चलो देखते हैं, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अगर हमको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछे, ये क्या होगा? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका काम क्या है? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर काम आने वाला है। हमारे पास 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। कौन कौन सा? आई कैप एक्स एक्सिस कैप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यूनिट वेक्टर को। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसका फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई कैप जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और के कैप जो है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये पूछ रहा है, सवाल पे आ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, क्योंकि अपना मेन मोटिव ही सवाल है। फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा? बताओ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। -5 न्यूटन क्या होता है? कभी भी वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड का जो फोर्स होगा, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, उसका नाम है जीरो वेक्टर। उसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर को बता दिए, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा जीरो वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर को के बीच के एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहला केस में क्या है, देखो, ये वेक्टर का, इसका टेल है, इसका हेड है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। दूसरा केस में देखते हैं, हेड से हेड मिला दो या फिर टेल से टेल मिला दो। यहाँ देखो, टेल से टेल मिला है तो बीच का एंगल को थीटा बोला है, इसमें हेड से हेड मिला है तो इसमें बीच के एंगल को थीटा बोला है। तो दूसरा केस देखते हैं, जब इसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में थीटा नहीं 180 माइनस थीटा का होगा, जब इसके एक का हेड होगा, एक का टेल होगा कनेक्टेड, तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर का एडिशन। तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर जो होते हैं ना, ट्रायंगल का दो साइड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सेम ऑर्डर में। उनका जो वेक्टर सम होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, थर्ड वेक्टर, थर्ड साइड के ट्रायंगल को।
लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। चलिए देखते हैं क्या है ये। आ जाओ देखते हैं क्या करना है। जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर दोनों का दे रखा हो, ठीक है, दो वेक्टर का दे रखा होगा मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है। और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए देखो, रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब इसका डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा, मान लो कि एंगल क्या है, थीटा, तो एक तो tan अल्फा एक होता है जो कि ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में होगा, tan बीटा जो कि वी वेक्टर और आर वेक्टर के। मान लो tan अल्फा, तो जिसके एंगल निकालना है उससे डिफरेंस वाले का, उससे डिफरेंट वाले का यहाँ रखेंगे मैग्नीट्यूड और साइन थीटा करेंगे, अपन दोनों को वो कर देंगे ए प्लस बी का cos थीटा। मान लो बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए क्या कर रहे हैं, ए साइन थीटा रखेंगे क्योंकि उल्टा वाले को रखना है, और फिर उल्टे से वाला को और इसका cos थीटा रखेंगे, तो हम एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ लेते हैं। नेक्स्ट लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो वेक्टर है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरेललोग्राम को एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू बाजू, ये ना पैरेललोग्राम। दो वेक्टर कौन कौन सा, एक ये और एक ये, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों कहाँ से जा रहे हैं, कॉमन पॉइंट से दोनों जा रहा है, मान लो ऐसे ऐसे। इनका जो ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जो कि डायगोनल होगा, ये भी कहाँ से, सेम पॉइंट से निकलेगा। ट्रायंगल में कैसा था, पॉजिटिव, ओके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं अब मेन काम। दो फोर्सेस है, क्या कह रहा है, रिजल्टेंट भी दे रखा है, ये सब दे रखा है। थ्री न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ऐसा होता है, इसका कितना दे रखा है रिजल्टेंट 4, तो इसको रखेंगे 4, ए वेक्टर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 2 cos थीटा, ओके। अब इसको इधर लेके जाते हैं, तो इसको स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट खत्म, 16 ला, ठीक है। तो अगर इसको डबल cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा 3, तो 4, तो cos थीटा 1/4, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स 1/4।
अब क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट सबसे पहले पूछ रहा है, तो इसमें देखते हैं रिजल्टेंट क्या होगा। अंडर रूट 4 4 16 6 6 36, जो दोनों दे रखा है उनको दोनों को स्क्वायर करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम जानते हैं उसी को अंडर रूट मारना है। 4 इंटू 6 इंटू 2 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, जिसका वैल्यू क्या होता है 1/2। ये सलट गया। 16 36 24 कितना होगा 76। दैट इज आर क्या आ रहा है √76। इसको और हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√19 न्यूटन। फोर्स का होता है न्यूटन। पूछ रहा है 4 न्यूटन से रिजल्टेंट का निकालना है, 4 न्यूटन से निकालना है। तो 10 मान ले कुछ भी अल्फा, 4 न्यूटन से तो क्या 6। साइन थीटा क्या साइन 60 का वैल्यू √3/2। फिर क्या करना है, फिर 4 से निकाल 4, अब क्या 6, अब क्या cos थीटा, तो 3 7 हो गया 3 √3.7 10 अल्फा इतना आया, तो अल्फा को 10 इनवर्स 3√3/7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 3 स्पेशल केस है किसका, आर वेक्टर का और रिजल्टेंट वेक्टर का, उसका रिजल्टेंट का। सबसे पहले केस क्या है, जब दो वेक्टर क्या हैं पैरेलल हों तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है cos का वो 1 ही आता है cos थीटा का। तो इस केस में अगर दो पैरेलल वेक्टर हों दोनों के बीच का एंगल कितना 0 हो, तो इनका रिजल्टेंट आर मैक्सिमम होगा जो कि a प्लस बी होगा। केस 2 में क्या होता है, ये दोनों क्या हो परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो रिजल्टेंट इस केस में क्या होगा √a² प्लस b²। tan थीटा इस केस में क्या हो जाएगा b/a। tan बीटा क्या होगा a/b। क्यों, क्योंकि cos 90 0 और sin 90 क्या होता है 1, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो नेक्स्ट केस क्या है, क्योंकि tan अल्फा हमने क्या पढ़ा था tan अल्फा b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। तो sin थीटा का साइन का वैल्यू 1, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये टर्म खत्म। तो b/a। उसी तरह tan बीटा a/b। ओके नेक्स्ट केस क्या है एंटी पैरेलल मतलब थीटा का वैल्यू 180, cos थीटा हुआ 180, जिसको हम क्या कहते हैं -1। cos थीटा का सबसे मिनिमम वैल्यू है एंटी पैरेलल में, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है पैरेलल में। ठीक है, आर मिनिमम क्या होगा a माइनस बी, बड़े वाले में से छोटे को घटा दो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमको रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज क्या होगा a - b से a प्लस बी।
वो इसको हम रेंज को याद रखना है। रिजल्टेंट का जो होगा वो दोनों के इसके बीच में होगा, या तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस से बड़ा होगा या दोनों का डिफरेंस से छोटा होगा। ठीक है, फिर से इस सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि ए वेक्टर का और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो एंगल निकालना है। दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालते हैं अगर, तो इस मामले में क्या होगा? दोनों से नहीं, सिर्फ किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, तो tan अल्फा क्या होगा इस केस में? बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो tan 90 जिसका वैल्यू क्या हम जानते हैं? इनफाइनाइट। tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? 1/0 भी बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होना है। तो a इज इक्वल्स टू माइनस बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस a बाई बी। ठीक है, इससे कंक्लूजन अब देखते हैं क्या आता है। कंक्लूजन ये आता है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा क्या होगा? माइनस a बाई बी। अगर नेक्स्ट क्या कंक्लूजन, अगर ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। एक पॉइंट आता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी उसके पास क्या करता है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि दो वेक्टर हैं जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दो वेक्टर जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं वो कभी भी किसी भी केस में ज़ीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट ज़ीरो होता है तो इसका मतलब होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब भी हमको ज़ीरो देना होता है, रिजल्टेंट वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जब भी ज़ीरो होगा इसका मतलब एक तो सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये ज़ीरो होगा। नेक्स्ट लॉ एक लॉ और है जिसको कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन।
some side of polygon। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉली, ठीक, कई सारी साइड है। अगर क्या करता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है सेम ऑर्डर में। रिजल्टेंट जो वेक्टर रहता है वो क्या करता है? क्लोज कर देता है किसी को, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, ये जो होगा ये क्लोज कर देगा। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये पांच साइड, ये क्लोज कर दिया। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रहेगा? ये क्लोजिंग वेक्टर का काम करने वाला है इधर, ठीक है। ठीक है, ये क्लोज कर दिया रिजल्टेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसे किसी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन में अगर वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, या जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। चलो देखते हैं। अगर तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर इनका रिजल्टेंट जो है वो, जो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कब? जब इनका डिफरेंस जो है ना क्या हो, ये हो, बीच का होना चाहिए, हमेशा बीच का होना चाहिए। अब देखते हैं जीरो वेक्टर के लिए कंडीशन। तो जीरो वेक्टर का कंडीशन क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। वो क्या होगा? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर होंगे तो जीरो वेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट, एक ही प्लेन में कोप्लेनर वेक्टर क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसके लिए कितने वेक्टर चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए? तीन वेक्टर चाहिए। अगर डिफरेंट प्लेन में, सेम प्लेन में था तो तीन, जीरो रिजल्टेंट के लिए डिफरेंट प्लेन में कितना चाहिए? चार। वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर का ऑलवेज कोप्लेनर। वेक्टर क्वांटिटी कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। अगर दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है तो जो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, उन दोनों के बीच का एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या होता है? अल्फा जो है और बीटा जो है θ/2 के बीच। जैसे दो वेक्टर है, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट होगा ये भी θ/2, θ/2, अगर ये थीटा टोटल था तो, ठीक। नेक्स्ट, ए वेक्टर जो है रिजल्ट, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी से ज़्यादा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होगा उससे वो बीटा बड़ा होगा। क्या? हाँ, अगर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका रिजल्टेंट से एंगल कम होगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है बिगर मैग्नीट्यूड की तरफ उसका एंगल इंक्लाइन करता है। क्या? हाँ, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2a cos θ/2। अगर थीटा 120 है, cos 120 का वैल्यू क्या होता है? cos 1
फिर तो क्या हो जाएगा cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सेम आएगा। अगर थीटा 120 होता है तो सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 20 में क्या होता है, क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है। अगर दो यूनिट वेक्टर का एंगल जो होता है वो 120 है तो वो भी एक यूनिट वेक्टर है। इससे इसको एक बात और कह सकते हैं, क्या एक और ये कह सकते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक और यूनिट वेक्टर बनता है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होने वाला है। जो नंबर ऑफ वेक्टर है वो n है, सेम प्लेन में कोप्लेन वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो 360 डिग्री से सेपरेट है, ठीक है, इक्वल। तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है, वो है 0 वेक्टर। देखते हैं आज क्या करते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। बाय बाय, टाटा।